Idea next we are going to deal with real problem with the base circle in practical conditions. Real problem with base circle in practical conditions. तो my dear ये हमारे पास एक गियर है, थोड़ा सा इसको अच्छे से अगर हम ड्रॉ करें. So my dear this is dedendum circle we know. dedendum circle के बाद ये जो आएगा इसको हम बोलेंगे क्लियरेंस सर्कल. इसके बाद इट इज पिच सर्कल एंड इट इज अडेंडम. तो मैं तीन सर्कल आपके सामने रख रहा हूं. dedendum सर्कल, पिच सर्कल, अडेंडम सर्कल. एंड माय डियर जैसा मैंने आपसे कहा बेस सर्कल के ऊपर ऊपर का पार्ट इन्वॉल्यूट होता, तो मैंने आपसे कहा कि मान लेते हैं यहां पर हमारा बेस सर्कल आ रहा है. इफ दिस इज द बेस सर्कल, तो अगर ये रेड वाला हमारा बेस सर्कल है तो इसके ऊपर का पार्ट तो इन्वॉल्यूट है पर इसके नीचे वाला पार्ट नॉन इन्वॉल्यूट है. तो बेस सर्कल का रेडियस अगर हम कम करेंगे तो ये डिडेंडम के नियर बाय आता रहेगा, और डेफिनेटली हम चाहेंगे जितना डिडेंडम के पास हो बेस सर्कल उतना ही अच्छा है, क्योंकि नहीं तो अगर ये वाला पार्ट नॉन इन्वॉल्यूट है, नॉन इन्वॉल्यूट जब इन्वॉल्यूट के साथ कांटेक्ट में आएगा तो लॉ ऑफ गियरिंग फॉलो करेगा नहीं, स्लिप मिल जाएगी. गियर की वर्किंग जैसी होनी चाहिए वैसी होगी नहीं, क्योंकि हम कांस्टेंट ओमेगा रेशियो चाहते हैं. तो माय डियर हम नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन चाहते ही नहीं. बेस सर्कल के नीचे का पोर्शन होता है नॉन इन्वॉल्यूट, तो हम कहीं ना कहीं चाहते हैं बेस सर्कल जो है वो जितना पास हो डिडेंडम के उतना अच्छा है. पर अगर बेस सर्कल इसके पास होगा तो हमें बेस सर्कल की रेडियस को कम करना पड़ेगा. तो हम चाहेंगे बेस सर्कल की रेडियस जितनी कम होगी उतना नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन इन्वॉल्यूट बनता जाएगा. तो हमें पता लगा कहीं ना कहीं बेस सर्कल की रेडियस कम होनी चाहिए. तो माय डियर ये हमारे पास पिच सर्कल 1, ये हमारे पास पिच सर्कल 2, और अभी भी हमने देखा दिस इज ये वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं कॉमन टेंजेंट, और पहले गियर का बेस सर्कल, दूसरे गियर का बेस सर्कल. अभी माय डियर ये वाली लाइन जो है वो लाइन ऑफ एक्शन है जो कि दोनों बेस सर्कल को टेंजेंट है, एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल फाई. और हम अच्छे से जानते हैं एक गियर टीथ असली में जो कॉन्टेक्ट हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, ये एक गियर, ये दूसरा गियर. तो एक गियर से दूसरे गियर को इस लाइन के अलोंग फोर्स या मोशन का ट्रांसमिशन हो रहा है जिसको लाइन ऑफ एक्शन बोला गया है. यही है वो लाइन ऑफ एक्शन. तो माय डियर ऑब्वियस सी बात है यहां पर इसका भी एक गियर बन रहा होगा और दूसरे वाले का भी गियर बन रहा होगा लाइक दिस, और तभी ये लाइन जो है ये दोनों ही इन्वॉल्यूट को परपेंडिकुलर है. और ये जो लाइन ऑफ एक्शन है दिस इज मेकिंग एन एंगल फाई. अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि गियर ऐसे घूमते हैं, जब घूमते हैं तो इनको घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए जिसको हम टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे, वो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट जो होगा उसको हम टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे. मतलब एक गियर जो दूसरे गियर को घुमाएगा वो जो नेट फोर्स F लगा रहा है दिस इज F नेट फोर्स व्हिच इज अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा वही गियर को घुमाने के लिए जिम्मेदार होगा, और जो दूसरा कंपोनेंट है दैट विल गो टू डायरेक्टली द क्रैंकशाफ्ट एंड वाया क्रैंकशाफ्ट इट विल गो टू बियरिंग. तो माय डियर अगर हम इस Ft को निकालें, अगर इसके अलोंग फोर्स एक गियर टीथ दूसरे गियर टीथ पे लगा रहा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट Ft आएगा F cos phi. अब आपने कहा कि अगर आप चाहते हो कि बेस सर्कल डिडेंडम के पास आए, और अगर बेस सर्कल डिडेंडम के पास आएगा तो हमारा नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन कम होगा. इसको कम करने के लिए हमें बेस सर्कल की रेडियस को कम करना पड़ेगा. अगर आपने माय डियर बेस सर्कल की रेडियस को कम करके यहां ले गए, नाउ न्यू बेस सर्कल्स आर दिस, तो अगर हमने बेस सर्कल को कम ऐसे रेडियस कम कर दिया, अब माय डियर इस पॉइंट से पास करने वाला जो इन दोनों को टेंजेंट होगा वो ये होगा. आप देख सकते हो फाई विल इंक्रीज, और अगर फाई बढ़ेगा तो F cos phi विल डिक्रीज. एंड माय डियर टेंजेंशियल फोर्स ये जो गियर को घुमा रहा है अगर यही कम हो गया तो गियर हमने शोकेस में रखने के लिए तो बनाई नहीं है. तो माय डियर गियर का घूमना बहुत जरूरी है, और घूमने के लिए Ft की वैल्यू ज्यादा होनी जरूरी है और उसके लिए फाई की वैल्यू कम होनी जरूरी है. तो माय डियर अगर हम बेस सर्कल रेडियस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमारा फाई भी बेस सर्कल रेडियस को कम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा फाई बढ़ने लगता है, हमारा टेंजेंशियल फोर्स कम होने लगता है.
और ऐसा हो सकता है एक समय के बाद जब फाई कम होता चला जाए, फाई बढ़ता चला जाए और कोस फाई कम होता चला जाए, तो जो एफ टी है एक ऐसी वैल्यू पे भी आ सकता है जब शायद गियर को घुमाने के लिए वो फोर्स काफी ही ना हो। सो माय डियर, इस कंडीशन से हम बचना चाहते हैं, तो इसीलिए हम अगर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे फाई की वैल्यू जितनी कम उतना अच्छा है। 20 से 25 डिग्री आर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाई। जनरली हमेशा 20 से या 25 से कम ही हम फाई को रखेंगे। फाई जितना बढ़ेगा कोस फाई उतना कम होगा और उतना ही टेंजेंशियल फोर्स कम होगा, उतना गियर के घूमने की प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है। सो माय डियर, दिस इज द रियल प्रॉब्लम विद द बेस सर्कल। तो बेस सर्कल का रेडियस तो हमें कम चाहिए, बट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, नहीं तो गियर घूमेंगे ही नहीं। इसलिए माय डियर, हम दोनों चीजों को साथ में लेकर चलने के लिए बेस सर्कल पे कॉम्प्रोमाइज उतना नहीं कर सकते कि बेस सर्कल रेडियस कम कर दो और गियर ही ना घूमे। तो इसलिए दोनों के बीच में हमें एक बैलेंस बिठाना पड़ता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक इनटू एनालिसिस ऑफ इनवॉल्यूट गियर। सबसे पहले माय डियर, दिस इज pitch circle 1. The second one is pitch circle 2, center O1, center O2, and this is common tangent, and my dear, इसके बाद this is base circle, this is base circle, this is common normal to the involute, which is जो दोनों इन्वोल्यूट को नॉर्मल है पर बेस सर्कल को टेंजेंट है, और दिस इज रेडियस ऑफ बेस सर्कल, दिस इज रेडियस ऑफ बेस सर्कल R1, दिस इज रेडियस ऑफ सेकंड बेस सर्कल R2। और आप देख रहे हो O1M O2N, अगर आपको याद आ रहा हो जब मैं लॉ ऑफ गियरिंग आपको पढ़ा रहा था, तो O1 और O2 वहां पर भी दो सेंटर पॉइंट थे जहां से मैंने लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर गिराया था। तो माय डियर, ये मैंने परपेंडिकुलर गिराया, दिस इज P इज द पिच पॉइंट। आप जानते हो इससे लाइन ऑफ एक्शन हमेशा पास करेगी, और ये जो एंगल यहां पर बनेगा, इस एंगल को हम बोलते हैं दिस इज एंगल फाई, इसको हम प्रेशर एंगल भी बोलते हैं। एंड माय डियर, इफ दिस इज फाई, तो जो ये वाला एंगल होगा वो होगा 90 माइनस फाई, और अगर ये 90 माइनस फाई है, ये 90 है, तो माय डियर दिस एंगल इज गोइंग टू बी फाई। तो एंगल फाई हो जाएगा जो अभी हमने बनाया। एंड इफ दिस इज द केस, तो बेस सर्कल से जो इन्वोल्यूट मोशन की हम बात, इन्वोल्यूट प्रोफाइल शुरू होता है, तो इसके ऊपर पूरा इन्वोल्यूट है, इसके ऊपर पूरा इन्वोल्यूट है। अब माय डियर, हम जानते हैं कि अडेंडम सर्कल भी होता है, तो पहले वाले का अडेंडम सर्कल मैं यहां दिखा रहा हूं, इसके पिच से ऊपर होगा इसका अडेंडम, दिस इज अडेंडम सर्कल 1। इसी तरीके से दूसरे वाले के जब हम बनाएंगे फॉर सेकंड वन, दिस इज गोइंग टू बी द अडेंडम सर्कल 2। हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब दो गियर्स आपस में मेटिंग में होते हैं, लाइक दिस इज अ गियर एंड दिस इज अनदर गियर, तो अगर ये पिनियन है, ये गियर है, पिनियन से गियर को मोशन का ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब ये इनपुट है या आउटपुट है, तो मोशन शुरू होगा इस वाले के अडेंडम से, और इस वाले के अडेंडम से शुरू होगा टिप से, और दूसरे वाले की टिप पे खत्म। कहने का मतलब है कि ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्शन है, सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जब एक गियर टिप दूसरे गियर टिप से मिलता है, सारे के सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसी लाइन पे लाई करते हैं, क्योंकि उन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो कॉमन नॉर्मल है वो यही वाली एक लाइन है। तो अगर एक लाइन 10 पॉइंट्स पर कॉमन नॉर्मल है, तो ये तय है कि वो 10 के 10 पॉइंट उस लाइन पर ही लाई करेंगे। और माय डियर, लाइन हमारे पास एक ही है, 10 पॉइंट अगर इस पर ही है, तो सारे के सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसी पर है। हम जानते हैं एक के अडेंडम से कॉन्टेक्ट शुरू होता है और दूसरे के अडेंडम सर्कल पे कॉन्टेक्ट खत्म।
तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कॉन्टेक्ट जो होगा वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में होने वाला है। तो मैं मान लेता हूं कि अगर यहां से यहां तक कॉन्टेक्ट होना है तो इसको हम K ले लेते हैं, इसको हम L ले लेते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कॉन्टेक्ट कहां से कहां तक चला, तो माय डियर कॉन्टेक्ट जो टोटल है वो KL है, जिसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, KP प्लस PL। यहां KL को कहा जाता है पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट, KP होगा पाथ ऑफ अप्रोच, एंड माय डियर PL होगा पाथ ऑफ रीसेस। तो माय डियर K से लेकर L तक कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं, जिनमें से P पिच पॉइंट है। पिच पॉइंट पर ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट Q था वो K से लेकर L तक चलेगा, और जब ये पॉइंट Q P पर लाई कर जाएगा तो QP 0, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग 0, वी विल बी हैविंग पिच पॉइंट। तो माय डियर पहले जब कॉन्टेक्ट पॉइंट शुरू होगा दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम K, और पहले फिर वो यहां मूव करते 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 इट विल गो अप टू L, और इसके बाद कॉन्टेक्ट खत्म, फिर दूसरा गियर टीथ मैशिंग में आ जाएगा, और इस तरीके से ये K से L हमारा पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट चलता रहेगा। और हम यहाँ पे पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट ही अगर निकालना चाहते हैं तो मैंने आपसे कहा कि अगर हम पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने वाले तो K से हम मिला देते हैं O1 को, और अगर हम O1 से K को मिला दें, दिस इज O1 K, हमने मिला दिया। ये जो हमने लिखा है इसको एक बार फिर से देख लेते हैं माय डियर। जैसे मैंने आपसे कहा, इफ वी आर हैविंग दिस, यहां पर इसको मैं बोल रहा हूं लेट अस से पिनियन, तो पिनियन के फ्लैंक से, इसको मैं गियर बोल रहा हूं, तो पिनियन के फ्लैंक से गियर के टिप को सबसे पहले मोशन ट्रांसफर होना शुरू होता है, और जो कॉन्टेक्ट यहां से शुरू होते होते जो लास्ट कॉन्टेक्ट आएगा उस समय पे इसकी टिप होगी और इसका होगा फ्लैंक। तो कहने का मतलब है जो शुरुआती पॉइंट जो K है, जिसको हम बोल रहे हैं स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट, स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट, जहां से एंगेजमेंट शुरू हो रही है उस पॉइंट को माय डियर अगर हम बोल रहे हैं, तो ये वाली जो चीज है दिस, इसको मैं O1 से दिखा देता हूं, मैं इसको O2 से दिखा देता हूं। रीजन बीइंग, क्योंकि ये वाला जो रेड कलर है दिखा रहा है कि ऊपर वाले का यहां पर है अडेंडम, एंड माय डियर अगर ऊपर वाले का अडेंडम है तो ऊपर वाले की टिप और नीचे वाले का फ्लैंक यहां पर मिल रहा होगा। तो पिनियन की होती है फ्लैंक स्टार्टिंग में, और गियर का होता है टिप। तो ये गियर है ऊपर वाला और नीचे वाला पिनियन है, और जो पॉइंट K है स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट है। तो जो K से लेकर टोटल L है, तो L इज द एंड ऑफ एंगेजमेंट, दिस इज एंड ऑफ एंगेजमेंट। सो दिस इज द केस, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट K से चलकर P तक जब चला तो इसको बोलेंगे पाथ ऑफ अप्रोच। फिर P से माय डियर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जब L तक पहुंचा तो इसको बोलते हैं पाथ ऑफ रीसेस, और दोनों मिलकर कहलाते हैं पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट। अब हम पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए एक्सप्रेशंस निकालने वाले हैं, तो माय डियर कुछ पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे, उसके बाद ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो माय डियर दिस इज पिनियन, दिस इज गियर, और पिनियन से गियर पावर का ट्रांसमिशन होता है। पिनियन छोटे गियर को बोलते हैं, गियर बड़े गियर को। छोटे गियर क्योंकि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, घुमाना आसान होता है। जनरली हम गियर्स के अंदर, गियर्स को हम यूज करते हैं जनरली तो वो स्पीड रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। तो पिनियन छोटा होता है, गियर बड़ा, तो स्पीड रिड्यूस होती है, टॉर्क बढ़ता है। सो माय डियर दिस इज द एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू लुक इनटू। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, वी वांट टू फाइंड आउट KP प्लस PL व्हिच इज द पाथ ऑफ अप्रोच, तो इंडिविजुअली भी हम उनको निकाल सकते हैं। तो गियर के रेडियस को माय डियर मैं बड़े वाले आर से दिखा रहा हूं और पिनियन के रेडियस को छोटे वाले आर से। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर ज्योमेट्री से देखें तो मैं पहले तो चीजों को डिफाइन कर देता हूं। ये जो O1P है, दिस इज माय डियर रेडियस, या फिर मैं बोलूंगा पिच सर्कल रेडियस, पिच सर्कल रेडियस फॉर गियर, जिसको हम बड़े वाले आर से दिखाएंगे। फिर माय डियर ये जो, अब हम इसको अगर गियर बोल रहे हैं तो इसको भी मैं बड़े वाले RB से दिखाऊंगा और इसको मैं छोटे वाले RB से दिखाऊंगा। सो माय डियर दिस इज द केस, तो जो O2, अब क्योंकि हम ऑलरेडी नाम चेंज कर चुके हैं, दिस इज O1, दिस इज O2, दिस इज पिनियन, दिस इज माय गियर। सो माय डियर दिस इज पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर इज O2P,
and this is shown by बड़े वाला R. Similarly, जो O2K है, this is my dear addendum circle radius, और इसको मैं RA से दिखा रहा हूं, और क्योंकि गियर के लिए तो कैपिटल लेटर्स में बात कर रहे हैं. एंड माय डियर जो O2M है वो बेस सर्कल रेडियस फॉर गियर है, जिसको हम RB से लिखेंगे. एंड माय डियर दिस इज नथिंग बट R cos phi. आप लिख सकते हो इसको कि जो O2M है, ये अगर ये R है, ये phi है, तो ये R cos phi होगा और ये R sin phi. तो मैं ऐसे ये भी लिख सकता हूं कि जो हमारा MP है वो है R sin phi. So my dear, these are the parameter I have explained for gear. Similarly, जब आप pinion के लिए करोगे तो मैं लिखूंगा O1P small r. जब आप pinion के लिए करोगे तो what I will say, इसी तरीके से चीजें और चेंज हो जाएंगी. I will be writing here O1L as RA, and similarly O2M जैसे यहाँ पर आपने लिखा, I will define O1N as to be, this is small r, this is base circle radius, and this will be R cos phi. तो सिमिलरली चीजों को एक्सप्लेन किया जा सकता है. अब माय डियर अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल O2MK या O2KM, तो हम ट्रायंगल O2KM की बात कर रहे हैं. इस ट्रायंगल में ये वाला O2M जो है वो परपेंडिकुलर है, MK is base, O2K is hypotenuse. If this is the case, तो माय डियर हम अगर पाइथागोरस लगाएं तो हम लिख सकते हैं एक चीज की, O2K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू O2M स्क्वायर प्लस MK का होल स्क्वायर. O2K इज रेडियस ऑफ अडेंडम का होल स्क्वायर इज O2M इज बेस सर्कल, दिस इज R cos phi का होल स्क्वायर इज प्लस MK. MK कैन बी रिटन एज MP प्लस KP का होल स्क्वायर. यहां से हमें मिलेगा MP इज R sin phi, तो KP प्लस R sin phi इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू RA स्क्वायर माइनस R स्क्वायर cos स्क्वायर phi. So from here we will be having KP to be equals to square root of RA square minus R square cos square phi minus R sin phi. These are the expressions for path of approach. And my dear, जैसे मैंने path of approach निकाला, बिल्कुल उसी तरीके से हम path of recess भी निकाल सकते हैं. और जब हम सेम तरीके से path of recess निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास सिमिलर ही एक्सप्रेशंस आने वाले हैं, और जो एक्सप्रेशंस आएंगे वो मैं आपके सामने रख रहा हूं. सो अभी हमने देखा हमारा जो KP आया वो आया स्क्वायर रूट ऑफ RA स्क्वायर माइनस R स्क्वायर cos स्क्वायर phi माइनस R sin phi. सिमिलरली जो हमारा PL आएगा वो आएगा इन टर्म्स ऑफ पिनियन R स्क्वायर cos स्क्वायर phi माइनस R sin phi. एंड अगर हम पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना चाहते हैं, दिस इज KP प्लस PL and this is known as path of contact. So my dear, this is the way we can go, we can calculate the path of contact. तो path of contact basically line of action में K से L तक का डिस्टेंस है. जब एंगेजमेंट शुरू हुआ से लेकर जब एंगेजमेंट खत्म हुआ, इतने में जितना डिस्टेंस जो पाथ है, दैट उस पाथ का लेंथ ही पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाता है. तो दिस KP is, it is not KP, this is KL. KL is KP plus PL, and my dear, this KP is path of approach, PL is path of recess, and KL is path of contact. अब माय डियर, कभी कभी कुछ लोगों के माइंड में डाउट होता है कि सर एंगेजमेंट पीरियड कहां से कहां तक होता है. तो जब कॉन्टेक्ट शुरू हुआ K और कॉन्टेक्ट खत्म हुआ L, तो K से L तक का पाथ जब ट्रेवल होता है उस टाइम को ही हम बोलते हैं, उस टाइम गैप को ही हम बोलते हैं एंगेजमेंट पीरियड. So my dear, now let us go for arc of contact. We have already done path of contact. तो अब हम arc of contact देखेंगे.
So my dear, we have just discussed the path of contact. Now we are going to discuss the arc of contact. और आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर हम बात करें, इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, इट इज द एंगल रोटेटेड बाय पिनियन और गियर along their pitch circles, from start of engagement to end of engagement. So my dear, जब आपका पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, एक बार फिर से मैं आपके सामने रख रहा हूं कि पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये मेरा पिनियन, ये मेरा गियर टीथ है, ये पिनियन, ये गियर। तो गियर का अडेंडम टिप पिनियन के फ्लैंक के साथ कॉन्टैक्ट में आया, उसके बाद ये ऐसे ट्रेवल करेगा इसके ऊपर, एंड माय डियर यहां से एंगेजमेंट स्टार्ट हुआ और एंगेजमेंट खत्म हुआ जब पिनियन का टिप गियर के फ्लैंक पे है। इसको बोलते हैं एंगेजमेंट पीरियड। स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट से एंड ऑफ एंगेजमेंट तक, चाहे आप पिनियन को ऑब्जर्व करो चाहे गियर को, क्योंकि थ्रू आउट जब ये एंगेजमेंट चल रहा है तो पिनियन और गियर घूम भी रहे हैं। इफ पिनियन इज रोटेटिंग लाइक दिस, गियर इज ऑल्सो रोटेटिंग लाइक दिस। तो अगर ऐसा हो रहा है तो जिस समय K से लेकर L तक का टाइम पीरियड है, जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट K से L तक ट्रेवल करता है, उतनी देर में आपका जो गियर है या पिनियन है वो अपने पिच सर्कल के लोग जितना घूम गया है उसी को बोलते हैं आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड माय डियर, अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहते हो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट को, तो मैथमेटिकली आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट लिखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय cos फाई। सिमिलरली माय डियर, अगर हम लिखना चाहते हैं आर्क ऑफ अप्रोच, it will be arc of contact divided by cos phi. Similarly, arc of recess will be, this is not arc, this is path. So this is again path of recess divided by cos phi, where phi, my dear, is pressure angle. तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट आने के बाद cos फाई से डिवाइड कर देंगे तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा। पाथ ऑफ अप्रोच आने के बाद cos फाई से डिवाइड करेंगे तो आर्क ऑफ अप्रोच मिलेगा। पाथ ऑफ रिसेस आने के बाद cos फाई से डिवाइड करेंगे तो आर्क ऑफ रिसेस मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट रेशियो, सो माय डियर, कॉन्टैक्ट रेशियो इज डिफाइंड एज, दिस इज आर्क ऑफ contact divided by circular pitch। एंड माय डियर, अगर आप सर्कुलर पिच की बात करते हो तो सर्कुलर पिच दो टीथ के बीच का गैप होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट, सॉरी दो सेम पॉइंट ऑन द कॉन्जिक्यूटिव टीथ के बीच का गैप अलोंग देयर पिच सर्कल इज नोन एज सर्कुलर पिच। एंड आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट हमने अभी अभी डिफाइन की, तो कॉन्टैक्ट रेशियो इसके रेशियो के रूप में डिफाइन किया जाता है। एंड माय डियर, अगर हम कॉन्टैक्ट रेशियो की बात करें तो कॉन्टैक्ट रेशियो जो है हमेशा एक से बड़ा होना चाहिए। बेसिकली ये बताता है कि पूरे एंगेजमेंट पीरियड के अंदर किस तरह से टीथ्स आपस में जुड़े हुए हैं। सो इट टेल्स नंबर ऑफ पेयर एंगेज्ड इन वन एंगेजमेंट पीरियड। तो माय डियर, ये हमेशा एक से बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर कॉन्टैक्ट रेशियो गलती से 0.8 आ गया तो उसका मतलब है कि पूरे एंगेजमेंट पीरियड में ऐसा भी होगा 20% टाइम जब दो गियर्स आपस में कॉन्टैक्ट में ही नहीं होंगे। तो माय डियर, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोर्सेस का ट्रांसमिशन जो हम कर रहे हैं वो कंटिन्यूटी में रहे, उसके लिए जरूरी है कि
हमेशा कम से कम एक पेयर कॉन्टेक्ट में हो, इसलिए कॉन्टेक्ट रेशियो हमेशा एक से बड़ा होना चाहिए। और मैंने आपसे कहा मान लो कॉन्टेक्ट रेशियो 1.21 आ जाता है, तो यहाँ पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि इसका क्या मतलब है। कुछ लोग सोचते हैं कि सर 1.21 का मतलब है कि एक गियर टीथ दूसरे गियर टीथ, जो दोनों गियर्स हैं उनका एक पेयर पूरी तरह से एंगेज है और दूसरा पेयर जो है वो 21% एंगेजमेंट में है। तो माय डियर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एंगेजमेंट कभी भी 20%, 40% और 60% नहीं हो सकता। एंगेजमेंट मतलब कॉन्टेक्ट। अगर माय डियर दो चीजें एक पॉइंट से भी आपस में कॉन्टेक्ट में है तो एंगेजमेंट 100% है। तो एंगेजमेंट या तो 100% होगा या जीरो। एंगेजमेंट कभी 20, 25 या 30% नहीं हो सकता। तो माय डियर एंगेजमेंट इज आइदर एंगेजमेंट इज देयर और एंगेजमेंट इज नॉट देयर। तो चाहे वो एंगेजमेंट एक पॉइंट से हो, लाइन से हो, एरिया से हो, व्हाटएवर इट इज, बट माय डियर एंगेजमेंट या तो होगा या तो नहीं होगा। एंगेजमेंट कैन नेवर बी इन परसेंटेज। तो अगर कभी आपका आंसर कॉन्टेक्ट रेशियो 1.21 आ जाए तो जनरली कन्वेंशनल क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको इस पे कमेंट करने को भी बोलता है। तो माय डियर जब आप कभी भी देखें कि कॉन्टेक्ट रेशियो 1.21 है तो इसका मतलब ये होता है कि टोटल जितना भी एंगेजमेंट पीरियड आपका, जितने भी सेकंड का, उतने एंगेजमेंट पीरियड में एक पेयर हमेशा एंगेज्ड है और जो दूसरा पेयर है वो सिर्फ 20% ऑफ टोटल एंगेजमेंट टाइम पीरियड एंगेज है। मतलब अगर मैं मान के चल रहा हूं कि टोटल 100 सेकंड, हालांकि मैं बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा हूं, इतना होता नहीं, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगर मैं मान रहा हूं टोटल 100 सेकंड का एंगेजमेंट पीरियड है तो 80 सेकंड्स तक सिर्फ एक पेयर एंगेज्ड है एंड फॉर रेस्ट 20 सेकंड टू पेयर्स आर एंगेज्ड। तो माय डियर इसका मतलब ये होता है कि फॉर 21% of the engagement period 2 pairs are engaged and for rest it is only 1 pair engaged. This is the meaning of contact ratio. तो जब दो पेयर्स आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो कांटेक्ट रेशियो 1 से 2 के बीच में कुछ भी आता है। जब तीन पेयर होते हैं तो इट कम्स नियर टू 2। सो माय डियर जनरली हम जब बात करते हैं तो हम टू पेयर्स की टर्म में इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो दिस इज नोन एज कॉन्टेक्ट रेशियो। तो तीन चीजें जो अभी हमने पढ़ी, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट रेशियो, ये आपके गेट पर्पस से, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको डेरिवेशंस करके दिखाया, हालांकि आप डायरेक्टली रिजल्ट्स को याद रख सकते हो। डेरिवेशंस याद रखने की गेट में या किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग।